आई एम ऑडिएबल? आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? चलिए, सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम भी मोटिवेट होकर आप लोग को क्या कर सके, अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा आपके पास यूट्यूब पे आपके पास सेशन लेके आए जिसके परीक्षा में आपका क्या हो, हेल्प हो सके। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको पता है कि दुनिया दो तरह से चलता है। जब तक यहाँ जैसे हम लोग पृथ्वी पे सर्वाइव के ऊपर, अभी हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल में आप देख रहे होइएगा कि कितना 9 ग्रह था, अब 8 ग्रह हो गया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिए। तो 8 ग्रह में से हम लोग पृथ्वी पे ही क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे वो क्या है, क्लाइमेटोलॉजी है, वो क्या है, जलवायु है। जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, हम लोग अगर ऑक्सीजन ले पाते हैं तभी पृथ्वी पे जिंदा। बहुत सारे ग्रह हैं लेकिन वहाँ पे हम लोग सर्वाइव अभी नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग पृथ्वी पे हैं। नहीं तो हो सकता था हम लोग बुध पे होते, वीनस, जिसको बुध, शुक्र, जुपिटर, मार्स, मंगल, मतलब कि अभी मंगल पे देख भी रहे हैं कि खोज उज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो आपका कहने का इंटेंशन था ये था कि दुनिया 2 से चल रहा है। आप अगर थोड़ा सा हमको क्या कीजिएगा, पुशअप कीजिएगा, तो हम भी आपके साथ क्या करेंगे, भाई की तरह आगे बढ़ेंगे, एक फैमिली मेंबर की तरह आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द आप लोग से उम्मीद है कि मेरा 1001 के सब्सक्राइबर, कोई ज़्यादा आप लोग से टारगेट है नहीं, 10-20 मोबाइल तो आप लोग के आसपास ही रहता है, तो 1000 सब्सक्राइबर आप मेरा पहुंचा दीजिएगा। आप लोग से ये क्या है, रिक्वेस्ट है। ये जो हम लोग नॉलेज है, ये इस टाइप का नॉलेज है कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं इस कक्षा के बारे में कि कक्षा, ये जो कक्षा है वो 2 टाइप के बच्चा पढ़ सकते हैं। वो किसी भी टाइप के बच्चा पढ़ सकते हैं जो क्या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, उसके बाद यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, या आप दरोगा का तैयारी कर रहे हो, जिसको आप क्या बोलते हैं, एसआई, सब इंस्पेक्टर, एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जिसको जनरल बोलते हैं, आप लोग सिंपल सी भाषा में इसको क्या बोल देते हैं, जनरल बोल देते हैं। तो आप किसी भी जनरल का अगर तैयारी करते हैं तो इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आपको हम बताते चलिए अच्छा, आपको बताते चले, अगर क्लास 6 में बच्चा है तो वो भी अपने बोर्ड के लिए, आपका जो स्टेट है या जो भी है उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। अब आइए हम लोग इसमें बात करेंगे कि सर आप ये सब तो बता दिए कि इसमें कौन कौन बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो पढ़ा रहे हैं उससे आप तो पढ़ा के सीधे चल जा रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है आप पढ़े तो आपके दिमाग में घुसा कि नहीं। तो आपको पता है कि हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी चालू किए हैं, एकदम मेन एनसीईआरटी चालू किए हैं। नहीं विश्वास है तो क्रिया खा के आपको हम पेज दिखा दे रहे हैं, आपको हम पेज नंबर बता दे रहे हैं। आपका एनसीईआरटी का जो मेन होता है वो आपको देखिए, यहाँ आपका मोहर साइन लगा हुआ है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशैक्षणिक परिषद। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल काउंसिलिंग, क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन एंड क्या है, ट्रेनिंग है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। तो आप देख रहे हैं क्या है, आपका एनसीईआरटी है, ओरिजिनल वाला एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसका बुक का नाम है आपका बउआ लोग, हमारा पृथ्वी या आवास। हमारा आवास यानी कि पृथ्वी पे हमारा आवास कह सकते हैं। तो हम लोग अभी कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा बिलियनर हो, आप जिसको एलन मस्क कहते हैं, बड़का बड़का मिलियनर, आप जिसको क्या कहते हैं, मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, उस सब का तो अभी देख ही रहे होगा एप्स्टीन फाइल, जिसमें हम लोग स्टीफन हॉकिंस का कभी हम ही उस पर वीडियो बनाए थे कि उनसे मोटिवेशन लेने के जगह अब उससे क्या करें, अब तो पता भी नहीं चलता है कि किसका बुक पढ़ा जाए और किसका स्ट्रगल सुना जाए। इतना मतलब कि इंसानियत को क्या कर देने वाली बात जिस तरह से हम लोग के सामने खुला है एप्स्टीन फाइल में, और देश के तमाम बड़े बड़े लोग उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इंसानियत को शर्मिंदा कर रहा है। जानवर से भी अगर नीचे किसी को देखना जा रहा है इस वीडियो के बाद, तो इंसान को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे यही पता चलता है कि इंसान जानवर से भी ज़्यादा गिर सकता है। चलिए हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम बता दिए कि ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। देखिए, आपको एनसीईआरटी में हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि पहला चैप्टर हम लोग क्या शुरू किए थे, सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में
पृथ्वी। अब आपको बउआ लोग हम जो पहला चैप्टर पढ़ाए थे, आप लोग पहले उसको, जिसको भी सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो बड़ी आराम से सेशन को शेयर कर दीजिए। काहे कि इतना अच्छा कंटेंट और मेन एनसीईआरटी आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा कि आपको क्या करता होगा, वो आता होगा 2-4 को पीडीएफ बना के लाता होगा, एक क्लास 1 शॉट लिखता क्या है 1 शॉट। अरे भाई यहाँ शॉर्ट देख देख के तो बच्चा सब उड़ा गया है, अब कितना शॉर्ट दिखाइएगा, अब थोड़ा लॉन्ग दिखाइए और क्या दिलवाइए, रिजल्ट दिखवाइए। देखिए आजकल का जो युग है ये सोशल मीडिया का युग है, और सोशल मीडिया का युग में हर घर में मोबाइल है, हर घर में क्या है, कहीं ना कहीं लोग यूट्यूब देख रहा है। यूट्यूब के देखने के बाद जितना भी आंडू पांडू सांडू है सब टीचर बन जा रहा है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके देखिएगा, वहां भी अगर टीचर का लेवल देखिएगा तो एकदम गिरा दिया है। देख रहा है लोग, कोई भी टीचर बन जा रहा है, कोई भी आ रहा है गाना गा दे रहा है, टीचर बन जा रहा है, कोई भी आ रहा है फिल्म चला दे रहा है, टीचर बन जा रहा है। टीचर का मतलब कि सबसे ज्यादा अगर किसी का स्तर गिरा है डिजिटल इंडिया आने में तो टीचर का गिरा है। मेरे दोस्त आपको हम बताते चले कि हम अभी जो आपके पास एनसीईआरटी का जो मेन टॉपिक लाए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाए हैं। इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, हम सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ाए थे, अब उसका जो हम आपके पास मेन सेशन लेके आए हैं, सौर मंडल में पृथ्वी के बाद जो आपके पास लाए हैं, देखिए इसका सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं। इससे क्या हो जाएगा आपका कि टेस्ट हो जाएगा। आप उस दिन जो पढ़े कि उस आपको याद है कि नहीं है, अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर दे दीजिएगा। उस दिन हम बताए थे कि पृथ्वी किस ग्रह के नाम से जानी जाती है, तो पृथ्वी पे हम लोग चर्चा किए थे कि 71% क्या होता है, पानी होता है। 71% पानी होने के कारण अगर पृथ्वी को आप लोग ऊपर से देखिएगा या किसी दूसरे ग्रह से देखिएगा, दूरबीन से देखिएगा, तो पृथ्वी आपको नीला दिखेगा, और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% मात्रा क्या चीज का है, पानी का है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी के किस ग्रह के नाम से जानी जाती है, यानी कि पृथ्वी का दूसरा नाम क्या हुआ, तो नीला ग्रह। जैसे आप लोग के घर में अगर आपका डॉक्यूमेंट नेम देखिएगा तो कुछ और होता है, और घर के पुकारने का नाम होता है तो कोई और होता है। जैसे कि मेरा ही देखिए, मेरा डॉक्यूमेंट नेम अगर आप जाइएगा तो प्रशांत कुमार प्रशांत पांडे आएगा, लेकिन घर में जाइएगा तो हमको छोटका के नाम से जाना जाता है, यानी कि छोटे होने के कारण हमको क्या, लंबाई में छोटा नहीं, घर में सबसे छोटा होने के कारण मेरा नाम क्या पड़ गया, छोटका। तो इसी तरह से अगर पृथ्वी का दूसरा नाम देखिएगा, अगर आप पृथ्वी को किसी दूसरे ग्रह से देखिएगा तो पृथ्वी का किस ग्रह के नाम से और जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी का दूसरा नाम क्या हुआ ग्रह का, तो नीला ग्रह। कोई दिक्कत, नीला ग्रह। इसलिए हम लोग इसमें किस टाइप का पेन यूज करेंगे, नीला ही पेन यूज करेंगे, इस टाइप के पेन यूज करेंगे। इसी टाइप का पृथ्वी हम लोग का दिखता है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा का क्वेश्चन पूछ रहा है, सूर्य सबसे निकट ग्रह है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है। अब देखिए, जैसे कि आप लोग के भी अगर क्लासरूम में जाते होइएगा तो कुछ आपका दोस्त सेलेक्टेड होता है जिसके बगल में जाकर आप बैठना पसंद करते हैं। उसी तरह से हम आपको पूछ रहे हैं कि पृथ्वी से सबसे निकट, देखिए हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं आपको, हम सूर्य बनाए थे, सन, बीच में सन बनाए थे, और धीरे धीरे गोला घुरा के आपको बताए थे सन के बाद कौन होगा मन, उसके बाद क्या होगा शुक्र, शुक्र के बाद कौन होगा पृथ्वी। ऐसे ही आपको हम बताते चले गए थे, पृथ्वी के बाद मंगल। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, और इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लाए हम, आप चल जाइए सीधे, आपको पूछा है सिपाही भर्ती, यानी कि जिसको बिहार पुलिस जनते बोलते हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम में टू द पॉइंट इसी क्वेश्चन को उठा के पूछ दिया है। तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं बउआ लोग कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है, तो आप लोग आराम से क्या मार दीजिएगा, बुध। बुध जो हो गया बउआ, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन हो गया, तो बुध हो गया। अगर इसी में पूछता कि अगर सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है, लेकिन यही में बउआ लोग पूछ देवे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो पृथ्वी के समान ही दिखता है वो कौन सा ग्रह हो गया, तो बउआ लोग आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में बिना गूगल किए, गूगल नहीं करना है, क्या नहीं करना है, गूगल नहीं करना है, कमेंट में आप लोग आंसर दे दीजिएगा कि पृथ्वी का
सेम मतलब कि जुड़वा मतलब जो एक जैसा दिखता है, पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। बउआ लोग बिल्कुल बताइएगा। दूसरा का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए, और दूसरा का क्वेश्चन क्या था कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, देख 10 दा बोले थे जिस दिन हम बोलिएगा, तो अभी भी एनसीईआरटी का पीडीएफ लगा हुआ है। हम आपको देखिए टू द पॉइंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से मेहनत करके एकदम बेस्ट कंटेंट वो भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी उम्मीद है, आपसे भी मेरा क्या है, होप है, आपसे भी मेरा क्या है, अपेक्षा है कि इस सेशन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोग, अपने करीब, अपने यूट्यूब, अपने इंस्टा, अपने फेसबुक, जहां भी आप सोशल मीडिया पे है, इसको शेयर कीजिएगा, अपने को बताइएगा, क्योंकि जितना लोग पढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा भारत, तभी तो बढ़ेगा भारत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हम क्या बताने वाले थे कि उपग्रह आपका देखिए क्वेश्चन यहां हम लोग लिए थे। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था हम लोग का कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो हम इसका आंसर क्या मारेंगे, चंद्रमा। लेकिन देखिए क्या ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि हम अपना से बना दिए हैं। तो देखिए आपको हम लेके आते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन कहां से पूछा हुआ है कि पृथ्वी का पूर्णिमा चंद्रमा। देखिए यहां पे होगा कहीं, आपको हम अभी बताते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, आपको हम एकदम देखिए ठगने वाला बात नहीं, जो भी होगा कंटेंट पे काम होगा, कोई नाच गान पे काम नहीं होगा, नाच गा के वायरल नहीं होना। कंटेंट देंगे, कंटेंट पढ़ाएंगे, आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट पूछता है, और उस बेसिस पे आपसे क्या लेंगे, हम आपसे लाइक लेंगे, सब्सक्राइब लेंगे, शेयर लेंगे, क्योंकि मेरा भी धर्म बनता है, अगर हम आपको कुछ देते हैं तो आपको भी उसके बदला कुछ देना होगा। देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। और ये क्या है? ये प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह पूछा है। अगर ये प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन बहुत सारा सैटेलाइट हम लोग कृत्रिम यानी मानव बना के भेजता है आसमान में, क्या चीज करने के लिए, ग्रह को अध्ययन करने के लिए। जैसे हम लोग पृथ्वी पे है तो मार्स पे भेजेंगे सैटेलाइट को, मार्स पे सैटेलाइट को भेजेंगे, और सैटेलाइट को मार्स पे भेज के और क्या करेंगे, सैटेलाइट को मार्स पे भेज के क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे कि मार्स कैसा दिखता है, उस पे जीवन संभव है कि नहीं है। तो यही आपसे पूछ रहा था। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, और देखिए एक ऑब्जेक्टिव में आपसे, और जैसे कि आज जो पढ़ा है, कल जो पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव आज है, लेकिन आज जो पढ़ाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव आपको हम कल पूछेंगे, क्योंकि उसमें आपसे पता चल जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं उस सही में आप पढ़ रहे हैं कि सीधे कहीं सूद के आप वीडियो देख रहे हैं। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके टू द पॉइंट आपको एग्जाम में पूछेगा। टू द पॉइंट बिहार सिपाही के भर्ती में इसको पूछा भी था, और ऐसा नहीं कि यूपीएससी में नहीं पूछता, यूपीएससी में भी पूछता है, लेकिन इसको घुमा के पूछता है। अब पूछ रहा है अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा कौन सी है। अक्षांश, अक्षांश के बारे में आपको अगर आगे की क्लास में ज्योग्राफी के ही एनसीईआरटी में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अक्षांश पे पढ़ेंगे, कर्क रेखा के बारे में जानेंगे, मकर रेखा के बारे में जानेंगे। देखिए थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग समय मूवी देखने में बिता रहे हैं, हम लोग पार्क में घूमने में बिता रहे हैं, रील्स देखने में बिता रहे हैं, हम लोग कंटेंट लेने में बिता रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिस चीज में समय लगता है वो चीज कहीं ना कहीं अच्छा होता है। आप देखते होइएगा कि रोटी बनाने में, अगर मम्मी आप लोग की रोटी बनाती है, वैसे तो आप लोग भी अब बना लेते होइएगा, तो आप देखते होइएगा कि आज तक हमसे रोटी नहीं बना, क्योंकि रोटी का जो प्रोसेस है वो बहुत हार्ड है। सबसे पहले क्या करता है, आटा को चालना पड़ता है, आटा चालने के बाद उसमें पानी डालना पड़ता है, पानी डालने के बाद रोटी के आटा को जितना ज्यादा गूंथिएगा ना उतना वो रोटी फूलेगा, उतना ही मस्त वो रोटी बनेगा, उतना ही क्या बनेगा, खास्ता बनेगा। तो सिंपल सी कहने का बात है, कहने का मतलब है कि आप जिस चीज में अगर ज्यादा मेहनत कीजिएगा, जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं ना एनसीईआरटी, ये आप कहीं भी पैसा दे के भी चल जाइए पढ़ने, आपको हम गारंटी देते हैं। आपको इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव, इस टाइप का सब्जेक्टिव भी आपके पास लाएंगे, प्रॉपर आपका टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, और 1 नंबर। 10 बच्चा पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो 10 बच्चा पढ़े उसको काम में आए। 10 बच्चा पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, 10 ही बच्चा पढ़े, लेकिन जो 10 बच्चा पढ़े उसको काम में आए,
जाए, उसके एग्जाम में आए, उसका समय बर्बाद न जाए। क्योंकि अगर मेरे दोस्त आप देखते होइएगा अगर आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेरोजगारी आप देख रहे हैं, ईयू देख रहे हैं, तो इसमें अगर सबसे बड़ा अगर देखिएगा ना बेरोजगारी वगैरह का भूमिका देख रहे हैं, तो इसमें टीचर लोग का भी बहुत बड़ा दोष है। टीचर लोग बड़ा टीचर सब करता क्या है कि कोई बच्चा पास किया, जैसे नीट में, जेई में पास किया, अब वो कहाँ से पास किया उससे मतलब नहीं है, पैसा है उसके पास, वो कमाया है 100 करोड़ 50 करोड़। कोचिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा बिजनेस है जिसको समझ जाइएगा तो कोई भी टीचर आप देख रहे हैं जो फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा वगैरह से कम से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लुटनवा चीज हो गया है। भले वो कह रहा है कम पैसा ले रहा है, अरे भाई तू कम पैसा ले रहा है, पढ़ाओ ना, मेन कंटेंट दो जो एग्जाम में काम है, वो चीज काहे पढ़ा रहा है जो तुम। अच्छा, आप लोग का पढ़ने का मतलब, भले ही आप लोग इथिक्स में आइएगा तो कहिएगा कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज लाइफ, यानी कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। लेकिन मेरे दोस्त आपको पता है कि 90% बच्चा जो पढ़ता है वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए पढ़ता है, वो जॉब हो जाए इसलिए पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप टू द पॉइंट क्यों नहीं पढ़िएगा। ज्यादा आपको बाबा पीएचडी करने से कोई फायदा नहीं। अभी तो आपका मेन काम है कि किस तरह से जॉब लेके अपने भाई बहन का शादी करे, घर बनाए, अपने मम्मी पापा के दुख सुख में काम आए। अभी जो पापा कहीं मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उस सबको छोड़ाए। तो पहले तो आपको टू द पॉइंट है कि जॉब लेना, उसके बाद आप ज्ञान के लिए पढ़ते रहिए ना, पूरा दुनिया जिंदगी पढ़ते रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूछ रहा है कि अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है, तो ये मेरे दोस्त भूमध्य रेखा होती है। अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा होती है। और ये कितना 0 डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है, कितने डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है। अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है, तो आपको क्या हो जाएगा, नहीं भूमध्य रेखा नहीं होगा जी, प्रधान या मध्याह्न रेखा होगा। देखिए मिस कर गए थे हम, भूमध्य रेखा नहीं होगा, प्रधान और मध्याह्न रेखा होगा। अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी, प्रधान और मध्याह्न रेखा होगा, जो 0 डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है। कितने डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है, 0 डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है। प्रधान या मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग लाते हैं और ये क्वेश्चन पहले समझिए। हम जो आपको बताना चाह रहे हैं कि अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा कौन सी है। अगर अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा पूछे तो हम लोग भूमध्य रेखा ही मारेंगे, प्रधान या मध्याह्न रेखा नहीं मारेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां घुमाया है कि अगर 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, तो प्रधान या मध्याह्न रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, प्रधान या मध्याह्न रेखा कहते हैं, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या मध्याह्न रेखा कहते हैं, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है ग्रीनविच रेखा। कौन विच रेखा, ग्रीनविच रेखा। कोई दिक्कत, ग्रीनविच रेखा। अब आपको इसमें डाउट नहीं होगा, देखिए फिर से समझ लेते हैं। देखिए आपको हम उल्टा बता दिए थे कि अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, तो आप क्या मारिएगा, भूमध्य रेखा। अगर अक्षांश की सबसे बड़ी रेखा पूछी तो क्या मारिएगा, भूमध्य रेखा। लेकिन अगर पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रधान या मध्याह्न रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। आइए, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, ये सब तो आपको हम उसी दिन बताए थे। आइए आप नींदों में मार के आइएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या पाया जाता है, कर्क रेखा पाया जाता है। किस अक्षांश पे है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जिस बीचों बीच काटती है, आप लोग से एक क्वेश्चन है जो कि आगे के आपको चैप्टर में हम बताएंगे भी कि कौन कौन से स्टेट से होके, भारत के कौन कौन से स्टेट से होके कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग से बउआ लोग एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमको ये आप उम्मीद तोड़िएगा नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है। क्या है, रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइएगा। अगर 23.5 डिग्री उत्तर रेखांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या पाया जाता है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या पाया जाता है, कर्क रेखा। चलिए आगे का क्वेश्चन। आगे कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं। अगर पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, ये पूछ रहा है। और इसी में एक क्वेश्चन और घुमा सकता है आपको कि
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अगर घूमती है पृथ्वी, अगर अपने धुरी पर क्या करे, अगर पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर घूमती है, अभी नहीं है वो, बैठ जाओ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। और इसी के कारण हम लोग का क्या होता है, अगर आप देखते हो तो मौसम का परिवर्तन होता है। 300 कितना देर में घूमती है? तो 365 डे और 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा। यही 6 घंटा आगे जाके क्या बन जाता है? एक दिन में निर्माण हो जाता है। और 4 साल बाद आप जो सुनते हुए कि लीप ईयर, जो कि एक दिन बढ़ता है, तो यही 6 घंटा के कारण बढ़ता है। तो पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूमती है पूछे, तो इसे क्या कहेंगे? परिक्रमण। और अगर कहे कि पृथ्वी एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगाता है, तो 365 डे। यह परिक्रमण क्या करता है? साल भर 6 घंटा में परिक्रमण करता है। और यही परिक्रमण के कारण क्या होता है? आप देखते होइएगा कि क्या होता है? मौसम का परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, इसे क्या कहे? तो परिक्रमण। अगर धुरी पे घूर्णन करती है, देखिए पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। और अगर इसी में बच्चा सा मिस्टेक कर जाता है कि पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसे क्या कहेंगे? तो परिक्रमण। इधर क्या हो गया? इधर घूर्णन और इधर परिक्रमण, इधर घूर्णन और उधर परिक्रमण। अब आज का हम लोग का जो पिछले क्लास में पढ़े थे, वो चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। देखिए हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग के पास जो चैप्टर आया वो कहीं ना कहीं दूसरा आया, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर में आपको पढ़ना क्या है? तो आप अगर आज से पहले पढ़े होइएगा तो इसमें मैप वगैरह के बारे में पढ़िएगा। यानी ग्लोब, आप अगर स्कूल में जाते थे तो एक गोला सा चीज रहता था, जो दोनों तरफ से एक क्या चीज पे, वो बड़ा पतला सा पिन की तरफ फंसा हुआ था, उसको आप ऐसे करके क्या कर लेते थे? घुमा भी लेते थे। उस पर पूरा पृथ्वी के बारे में दिखाया गया होगा कि यहाँ पे क्या है? एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ पे क्या है? अफ्रीका है, तो यहाँ पे क्या है? साउथ अफ्रीका है। मतलब कि उसी तरह से आपको क्या कराया जाता है? दिखाया जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। कैसे बहुत समय लग जाएगा, बैठ जाओ ना तुम, इस पे आके बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। तो ग्लोब अक्षांश और देशांतर, यानी कि ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी कि आपसे अगर पूछेगा मेरे दोस्त कि अगर पूछेगा क्या ग्लोब के मतलब क्या होता है, तो ग्लोब का मतलब होता है कि आप क्लास 6 में, आप ग्लोब भी बहुत प्रकार का होता है। अगर आप गए होइएगा स्कूल में, तो आप स्कूल में जब गए होइएगा तो क्या होता है? आप देखे होइएगा छोटा सा ग्लोब होता है। एक ग्लोब, अगर आप किसी रिसर्च ज्योग्राफी के रिसर्च सेंटर में गए होइएगा तो बड़ा सा भी ग्लोब होता है, जिसको आप किसी दूसरे स्थान पे इजीली ले नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक ग्लोब आप देखे होइएगा तो लब्बर की तरह होता है, इतना छोटा। कितना छोटा? इतना छोटा, जिसको आप इजीली पॉकेट में लेके कहीं जा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो आपका कक्षा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर कितना है? 2। ये हम लोग का चैप्टर रहा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब देखिए इसका हम लोग पहला पेज स्टार्ट करते हैं और एकदम इजीली वेब से पढ़ेंगे। और यही हम लोग का ग्लोब हुआ। याद से पहले आप लोग जरूर देखे होइएगा, अगर आप लोग एजुकेशन फील्ड में है तो इसको आप लोग आज से पहले जरूर देखे होइएगा। सर से नहीं खुला है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करते हैं। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आपको हम बताए थे कि पृथ्वी क्या है? थोड़ा सा क्या है? चपटी है, जिस कारण से हम लोग पृथ्वी को पूरा गोल नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग पिछले क्लास, देखो तो उसमें साफ आता है क्या? ये दिख रहा है उसमें लिखा हुआ? खूब साफ नहीं है। चलिए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोला नहीं होता। पृथ्वी क्या है? थोड़ा सा चपटी है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी कि
क्या कह रहा है कि थोड़ा सा अपने ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी जो उसका पोल है, उसका ध्रुव है, उस पर थोड़ा सा वो क्या है, चपटी है, तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, और जिसका उसका जो बीच वाला भाग है वहां पे क्या है, थोड़ा सा वो उभरा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। किसको देखिए? ग्लोब के देखिए। और ये जो आप ग्लोब के बीच में जो ये पार्ट देख रहे हैं, पृथ्वी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि बीच में ऐसे क्या छेद करके घुसाया गया। ये हम लोग मानने के लिए मानते हैं। हम लोग जो अगर कर्क रेखा, मकर रेखा, हम लोग जो ये सब एक मतलब कि अपना एक भाव बना लेते हैं, जिस तरह से हम लोग कैसे मान लेते हैं मैथ में कि x इक्वल टू ई, इसी तरह से ऐसा कुछ है पृथ्वी में नहीं, हम लोग सिर्फ मान लिए हैं दिखाने के लिए कि इजिली हम लोग इसको क्या कर सके। इसको जैसे ही आप अगर रियल में देखे होइएगा तो इसको थोड़ा सा आप टर्न करते हैं तो क्या करता है, घूमता है। तो ये आपको चित्र 2.1 में देखने के लिए कहा। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा पा सकते हैं। आपको हम बताएं कि जो हम लोग ग्लोब अगर किसी आप जाइएगा ज्योग्राफी के रिसर्च सेंटर में तो वहां पे रखा जाएगा, उसको हम लोग इजीली ले नहीं जा सकते। लेकिन कुछ ग्लोब ऐसा आता है जिसको हम लोग इजीली ले जा सकते हैं, जो छोटा ग्लोब होता है। एक ग्लोब पॉकेट की तरह होता है, एक गुब्बारा की तरह होता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया। आप देखे हुए कुम्हार का पहिया जिसपे क्या बनता है, घड़ा बनता है, जिसपे क्या बनता है, कपटी बनता है, चीलम बनता है। तो कुम्हार की पहिया को जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, घुमा लेते हैं इजिली, उसी तरह से ग्लोब को अगर थोड़ा सा ऐसे राउंड कीजिएगा तो ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। आगे कह रहा है ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनको सही आकार में दिखाया गया। आप देखे होइएगा कि ग्लोब पे क्या दिखाया जाएगा, जैसे हम लोग का भारत ऐसे है, ऐसे भारत का तो हम लोग को ज्यादा आता नहीं है, ऐसे भारत है। रुक जाओ बना के दिखाते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे आके ऐसे गया। तो यहाँ पे देखते होइएगा, यहाँ पे क्या है, आंसू टाइप का एक श्रीलंका है। तो हम लोग इस टाइप क्या है, तो भारत को आपको दिखाएगा तो एक छोटा सा भारत बना देगा। जैसे कि आप इसमें अगर देख पा रहे हैं, इतना इजीली तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे आप कहीं पे भारत देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक श्रीलंका होगा। ये सब सागर महासागर दिखाया गया ग्रीन ग्रीन कलर से। आपको अभी बताए थे कि पृथ्वी को क्या ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 71% पानी है। चेयर दे दे क्या, लिप के नहीं ले सकते। चलिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, आपको यही सुई की चर्चा हो रही है। क्या हुई है, झुकी हुई है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। अभी हम आपको बताए थे कि सुई सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इसलिए आप उसको घुमा सके, देख सके, नहीं तो पृथ्वी में रियल में ऐसा कोई सुई नहीं है। यह अपने कक्षा पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब कि हम लोग मान ले रहे हैं, काल्पनिक मतलब कि मान ले रहे हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आइए वो काल्पनिक रेखा कौन है, देखिए इसमें आसानी से आपको दिख रहा है। जो एक और काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि पृथ्वी के इस साइड, ये देखिए हम लोग का क्या हो गया, ये बीड पार्ट हो गया, तो इससे इस पार्ट क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, और इससे इस पार्ट, इससे अगर इस साइड देखिएगा, आधा पार्ट हम लोग का उत्तरी ध्रुव हो गया और आधा पार्ट क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो आपको यही बता रहा है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आगे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी पर क्या बना रहा है, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि विषुवत वृत्त से आप क्वेश्चन को समझिएगा, ये कैसे आपको बता रहा है कि विषुवत वृत्त से जितने भी ध्रुव है ना,
आइए इसको पतला कर दिए, तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक जितने भी समानांतर क्या है वृत्त है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4। यानी कि अगर 360 को अगर क्या कीजिएगा 4 से अगर काटते हैं, क्या कीजिएगा 90 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 9 चौका 36, यानी कि 1/4 पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 19 अंश आ जाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि विषुवत वृत्त के उत्तर वालों को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण वालों को दक्षिणी अक्षांश, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। यानी कि उत्तर वाला को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण वाला को दक्षिणी अक्षांश, कोई रॉकेट साइंस है इसमें, आप लोग समझ जाइएगा हमारे अंदाज से। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अगर हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो हम लोग उसका दिशा भी लिखेंगे उत्तरी में उत्तरी और दक्षिणी में दक्षिणी अक्षांश। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है सामान्यतः इसे उ मानी कि उत्तर के लिए उ लिख देते हैं, दक्षिण के लिए द लिख देते हैं, यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं, अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हैरिजोंटो। याद रखिएगा, ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर एवं ब्राजील में के दक्षिण अमेरिका में बेलो हैरिजोंटो है। दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, और लेकिन याद रखिएगा स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में तो बेलो हैरिजोंटो विषुवत वृत्त 20 डिग्री अंश दक्षिण में। यानी कि चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है वो 20 डिग्री उत्तर में है, तो बेलो हैरिजोंटो जो क्या है दक्षिण अमेरिका में है वो कहीं ना 20 डिग्री दक्षिण में। यही आपको ये बता रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो हैरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। हम सिंपल से बात बोले कि जितना डिग्री पे रहेगा उतना डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जितना डिग्री मतलब कि नहीं रहेगा, मतलब उत्तर में रहेगा तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में रहेगा तो दक्षिणी अक्षांश। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विभिन्न चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर हो जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। 2.2 में आप ये देख रहे हैं कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं विषुवत वृत्त से क्या हो रहा है, विषुवत वृत्त से कैसे क्या दूर जाते हैं वैसे ही अक्षांश का आकार घटता जाता है। जैसे कि देखिए हम लोग इस टाइप जितना भी जा रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो जितना ही हम लोग दूर जा रहा है जितना क्या होते जा रहा है घटते जा रहा है, ये आपको ही बता रहा है। आप इसको और इजीली आप यहाँ पे समझिए, महत्वपूर्ण अक्षांश तथा समानांतर रेखा है विषुवत वृत्त। आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश तथा समानांतर रेखा है विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा और भी है। ए है उत्तरी कटिबंध उत्तर एवं उत्तर ध्रुव, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा देखिए 23.5 डिग्री, अभी हम लोग पिछले के कक्षा में पढ़े थे, यहाँ हमको दिख रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या है गया है। विषुवत वृत्त यानी कि 0, इसको क्या बोलेंगे 0 डिग्री को क्या बोलेंगे विषुवत वृत्त पढ़ेंगे जो बीच में रहेगा। आप देखिए नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा है, उसके बाद क्या है 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, और यह 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला को 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये क्या हो गया 23.5 डिग्री विषुवत रेखा, और ये क्या हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अभी तक आप लोग मेरे अंदाज से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, आसानी से आप समझ पा रहे हो। अभी हमको एक क्या करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट करके देखा है। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश
तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलती है। जैसे हम लोग एक टॉर्च लिए और इस पे बारेंगे, इस पे क्या करेंगे, टॉर्च को, जैसे ये टॉर्च है और इस टॉर्च में आप बचपन वाला टॉर्च देखते होंगे तो इसमें फोकस होता है, तो इसको अगर ऐसे करके इस पे बारेंगे तो इतना ही दूर रहेगा। जैसे इस पे हम लोग टॉर्च है और इस पे ऐसे फोकस किए, ऐसे बारे तो ये छोड़ा ही दूर पे क्या रहेगा, और जितना दूर ले जाएंगे या तिरछा करके मारेंगे उतना दूर प्रकाश जाता है टॉर्च का। यही आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि तिरछी टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। वो तेज कम रहता है लेकिन फैलता है, जितना दूरी जाता है उतना ज्यादा वो क्या करता है, फैलता है प्रकाश। वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त के उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव तथा विषुवत वृत्त के रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप तथा कटिबंध, अब हम लोग पृथ्वी के टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसका ताप क्या है, उसका कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी कि आप देखते होइएगा कि कर्क रेखा से जब सूर्य गुजरती है तो वहां पे गर्मी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप देखते होइएगा कि राजस्थान में गर्मी पड़ता है, सबसे ज्यादा पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि वहां पे कर्क रेखा सीधे क्या होता है, पड़ता है और सीधे आता है, जिस कारण से वहां गर्मी ज्यादा लगता है। देखिए हम लोग अभी पढ़ेंगे, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है। मतलब सिर से भी ठीक ऊपर रहता है, कहां, कर्क रेखा पर सूर्य। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। मेरे दोस्त, अभी तक आपको हम जितना बोले इससे आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो मौसम परिवर्तन होता है, हम लोग का जो सीजन चेंज होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भगवान आ रहे हैं और ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसे किए माँ गायत्री और क्या हो गया, गर्मी से ठंडा आ गया। कोई बाबा आ रहे हैं, क्या लिए, भभूत लिए और ऐसे मारे और क्या हो गया, मौसम गर्मी से ठंडा हो गया। नहीं मेरे दोस्त, ये जितना भी सारा चीज घटना घटित हो रहा है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के कारण हो रहा है, और ज्योग्राफी इस सीजन को क्या कर रहा है, मौसम को चेंज कर रहा है। जिस कारण से अगर कर्क रेखा से गुजरती है क्या सूर्य, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें यानी कि गर्म होता है। वही कर्क रेखा से न जाकर क्या होता है, मकर रेखा, आगे आप देखिएगा, आगे आपको और हम बताएंगे, तो क्या हो जाता है, शीतोष्ण यानी कि ठंडा होने लगता है। तो मौसम का जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ज्योग्राफी के कारण ही चेंजेज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव का जो बीच का क्षेत्र है उसमें ठंड बहुत होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। सूर्य जो है ना वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, क्षितिज जो होता है उससे ज्यादा ऊपर नहीं आ पा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ठंडा होता है। ये क्षेत्र बहुत ही ठंडा होता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम को ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यमयोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ
बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती है। यानी कि आपको ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि हम लोग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश जान के हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है, हम लोग जान जाएंगे इतना कि यहाँ पे क्या होगा, मौसम ठंडा होगा और गर्म होगा। हमको उसके अलावा कुछ और जानकारियाँ चाहिए जिससे हम लोग मौसम का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखे। एक वृत्त खींचिए, मान लीजिए कि प्रमुख यमोत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। मतलब कि ये क्या कर रहा है, वृत्त खींचिए और उसको क्या करना है, आप पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध चिन्ह कीजिए। ये क्या हो गया आपका उत्तरी हो गया, ये क्या हो गया आपका इधर दक्षिणी हो जाएगा। आपका ये उत्तरी हो गया, ये क्या हो गया दक्षिणी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूर्वी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पश्चिमी हो जाएगा। तो इसी को आपको क्या कर रहा है कि रंग दीजिए और इसके बारे में आप क्या कीजिए, पता कीजिए। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों को निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। जैसे कि हम लोग देखिए, आप सिंपल सी एक बात समझिए, हम लोग कैसे मानते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है। देखिए आजकल के युग में अगर आप किसी को, आपको अगर सेलिब्रिटी मानना है तो हम सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, उसका पहनावा देखते हैं। उसके हम देखते हैं कि उसका क्या पहनावा है, कौन से गाड़ी से उतर रहा है, उसका काम क्या है। सेलिब्रिटी भी बहुत क्षेत्र में होता है। कोई फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी है, कोई नेता में सेलिब्रिटी है, कोई टीचर में सेलिब्रिटी है, कोई सोशल वर्क में सेलिब्रिटी है। मतलब कि सेलिब्रिटी का अलग अलग पैमाना है। उसी तरह से हम लोग एक ग्रीन इच क्या किए, ब्रिटिश वेधशाला से ग्रीनिच रेखा डिसाइड किए, जहां से हम लोग क्या किए 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहां से हम लोग क्या किए ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मतलब कि जो ब्रिटिश वेधशाला है वहां हम लोग क्या माने, एक क्या माने, एक यहां पे मान के चलते हैं, एक मान लिए कि एक क्या है, इसको हम लोग प्रमुख यमोत्तर मान लिए। भाई जल्दी हो ना, हाँ अब तो दिख रहा होगा, ये क्या हो गया प्रमुख यमोत्तर हो गया। और इसको हम लोग क्या मान लिए 0 डिग्री मान लिए। अब इससे इधर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, इससे इधर हम लोग क्या देखिए, जैसे 0 डिग्री देशांतर तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम का तक का गणना करते हैं। जैसे इधर हम लोग मान के चलते क्या, अभी हम लोग ले लिए पूर्व ले लिए और इधर 180 डिग्री पश्चिम ले लिए। तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, जो कि क्या है ब्रिटिश वेधशाला है, ब्रिटिश वेधशाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। मतलब कि आप देखिए, आपको अगर पता करना है कि कौन कितने डिग्री अक्षांश पे काटता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बात, आपको असम में एक जगह है धुबरी, जो क्या है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। कितना डिग्री, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। तो अब वहां पे क्या करना है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखे जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अब ये देखना है कि 26.5 डिग्री उत्तरी देशांतर और 90 डिग्री क्या है पूर्वी देशांतर कहां काटती है, उस बिंदु को देखे और उसको काटती है। ये बिंदु क्या कहलाएगा, धुबरी की सही स्थिति होगी। और ये दोनों जहां काटेगा एक दूसरे का वही धुबरी होगा और वही धुबरी का सही स्थिति होगा। कोई दिक्कत यहां तक?
कोई दिक्कत नहीं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। चित्र 2.7 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंगा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। अब जैसे कि आपको हम बताइए, एक ही कागज बोल रहा है, जैसे कि हम लोग कागज ले लिए, अब हम लोग यहां लिख लिए एक, देखिए ये हम लोग लिख लिए 1 2 3 4 5। अब हम लोग लिए क ख ग घ 4 अंग। अब हम लोग ये क्या ले लिए, अंग ये ले लिए। अब हम लोग इसके बाद ही क्या कर रहा है कि आप यहां से आप क्या कीजिए, एक रेखा ले जाइए और ये रेखा जहां पे भी दोनों एक दूसरे को काट दे वही आपका क्या हो जाएगा, असम का ढुबरी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, असम का ढुबरी हो जाएगा। यही जहां ये रेखा दोनों एक दूसरे को काट दे वही क्या हो जाएगा, असम का ढुबरी क्षेत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है क्या, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है, मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर एवं रेखाएं एवं देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। मतलब कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं है वो क्या करता है, उत्तरी अक्षांश को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये आपको कुछ ऐसे ही पेज लेके बताया गया है। आइए इसको हम लोग सही करके देखें। दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए ये आपको एनसीईआरटी का ही पेज है। ये आपका क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ये आपका प्रशांत महासागर हो गया, ये आपका हिंद महासागर हो गया, ये क्या हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया। अब इसमें हमको आप ये बताइए कि आपका भारत कहाँ दिख रहा है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि सर हम लोग का भारत ये रहा, ये हम लोग का भारत रहा। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के ऊपर कौन हो गया, चीन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के ऊपर चीन हो गया। तो चीन यहाँ, तो छोटा छोटा देश को देखिएगा कि आपको बहुत सारा देश आपका नाम नहीं लिखा हुआ है। जैसे भारत के ऊपर नेपाल हो गया, तो ये नेपाल को नहीं लिखा हुआ। ये हम लोग का क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूएई हो गया। ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। तो यही सब आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये हम लोग का भारत हो गया। नीचे क्या है, भारत के नीचे यहाँ पे क्या होता है, श्रीलंका है। तो यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है एक मैप के जरिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं +11 10 9 8 7 6 ग्रीनलिच हो गया हम लोग का। जो आपको क्या बताए थे, ग्रीनलिच रेखाएं बताए थे। अभी हम आपको पीछे की क्लास में बताए थे कि क्या है, ये क्या है, वेदाशाल्य है। वहीं के हम लोग एक ग्रीनलिच रेखा मान लिए, उधर से इधर क्या मान लिए जी, उत्तर, इधर से भले इधर से इधर क्या मान लिए, पूरब, और इधर से इधर पश्चिमी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखिए, ये जो आपको बताए थे कि एक कॉपी लेना है, पेज लेना है, जो अभी हम आपको करके दिखा, अब वहीं पे आपको यहाँ करके क ख ग घ अंगा 1 2 3 4 यहाँ करके दिखाया। अब हम लोग यहाँ क्या कर लिए, अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये हम लोग का क्या हो गया, एक जो हो गया वो पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और अ और ख, ये अ हो गया, ये अ हो गया, और ख, ख कहाँ है हम लोग का, ख यहाँ हो गया। ये क्या हो गया आप लोग का, ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो। तो इतना अच्छा से आपको इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन करके किसी भी चीज को देता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी है। चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। चंद्रमा, देखिए अगर हम लोग अब समय, जैसे अभी हम लोग मान लिए, आप देखे होइएगा समय को, टाइम को, तो समय को मापना कहीं ना कहीं आसान नहीं होता है। आप अगर समय को देखिएगा तो समय का मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि एक दूसरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे
सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। मतलब कि अगर हमारा पृथ्वी देखिएगा तो किस टाइप किधर से घूमता है, तो आप देखिए अभी यहाँ हम लोग को बताया कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं कहाँ घूमता है। पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति करता है और हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के परछाई से लगाया जा सकता है। हम लोग सूर्य के परछाई से लगाते हैं कि समय कैसे हो। और देखिए ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यमोत्तर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। और देखिए पृथ्वी पश्चिम यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। आपको 2.8 में समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुने 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। आप सुने होइएगा कि भारत में आप देखते होइएगा कि क्या करते हैं हम लोग, एक क्या माने, रेखा मांगे, ग्रीनविच रेखा माने, और ग्रीनविच रेखा ई मान लिए। आप समझते चलिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया जाए। ये ग्रीनविच रेखा हो गया। तो ग्रीनविच रेखा के अगर आप इधर पूरब आइएगा तो 1 घंटा, जैसे 12 इसको 12 माने या इसको 0 माने, इसको 12 मानते हैं, तो 12 के बाद 1 घंटा अगर हम लोग का क्या बढ़ा, हम लोग का 60 मिनट। अभी बताए कि अगर आपका 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, अभी यहां बताया भी गया था कि 24 घंटे में अक्ष पर 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घुमा तो आपका 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, देखिए 24 घंटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो आपको 1 घंटा में आपका पृथ्वी कितना घूमेगा, देखिए यहां पे बताया भी गया आपका 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा, 15 डिग्री। और 1 घंटा में जब 15 डिग्री घूमेगा तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटा में 15 मिनट यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है। तो इधर अगर 1 घंटा इधर बढ़ा तो यहाँ अगर 1 बज रहा है तो इससे इधर कितना बजेगा, 11। अगर इधर 2 बजा यानी कि कितना हुआ, 30 डिग्री घुमा, यहाँ 2 बजा यानी कि 30 डिग्री घुमा, तो यहाँ क्या बज जाएगा, 10 बजेगा। यहाँ अगर 3 यानी कि क्या 45 डिग्री घुमा, यहाँ 3 बजा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं 9 बज जाएगा मेरे दोस्त। तो आपको इस सिंपल सी समझाने का प्रोसेस है कि हम लोग का दिन रात आप जो देखते होइएगा आज से पहले कि कहीं मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, कहीं और होता है, तो वहाँ का समय और यहाँ का समय वैरी नहीं करता है। आप देखते होइएगा कहीं दिन रहता है तो यहाँ रात रहता है, वहाँ दिन समझ के सब मैच देखता है, हम लोग रात रात भर जग के मैच देखते हैं। तो यही ग्रीनविच रेखा के कारण हम लोग एक क्या माने हैं, ग्रीनविच रेखा माने हैं। और जब पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे तो हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी जब उधर 15 डिग्री घूमी तो उधर इधर इससे इधर प्लस और उससे इधर माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अर्थात 15 गुने 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय यानी कि ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम। अगर पूर्व जाए यानी कि इस साइड जाए तो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री पूर्व जाए तो 1 घंटा आगे, अर्थात पश्चिम जाए तो 1 घंटा पीछे। यानी कि हम लोग का जितना भी वेस्टर्न कंपनी है, ईस्टर्न मतलब कि ईस्ट मतलब पूर्व होता है, वेस्ट मतलब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ माने दक्षिण, साउथ माने उत्तर, यही होता है क्या, ईस्ट पूर्व वेस्ट पश्चिम साउथ नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो ये बता रहा है कि जितना भी वेस्टर्न कंट्री में आप देखते होइएगा, अगर यहाँ पे हम लोग क्या बचा रहा है, जैसे यहाँ 1 बज रहा है तो वहाँ क्या हो रहा होगा, 11 बज रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। यानी कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, सबसे उच्चतम बिंदु पर सूर्य होता है, तो उस समय दोपहर का 12 बज रहा होता है। उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर। हम लोग एक मानक समय इसलिए मानते हैं, देखिए मानक समय मानने का रीजन क्या है कि जब तक हम लोग ये नहीं मानेंगे कि हाँ कोई एक मानक समय है, तब तक हम लोग सही पैमाना नहीं लगा सकते हैं। अब पृथ्वी का आपको हम बता दें तो उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात में भी समय का डिफरेंट है। आप देखते होइएगा तो वहां पे जल्दी शाम नहीं होता, वहां शाम के 7 बजे तक, गुजरात में मेरे एक अपने ही रिश्तेदार रहते हैं तो वहां पे जल्दी शाम नहीं होता है। लेकिन हम लोग बिहार में भी रहते हैं, हम लोग कहते हैं कि शाम हो गया, वो सब कहता है अभी तो हम लोग के यहाँ क्या है, सूरज है, ये है। तो कहीं ना कहीं वहां क्या है, हम लोग का देखिए कितना समय, 1 घंटा 45 मिनट असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के क्या करता है, गुजरात से समय वैरी करता है। यानी कि वहां 1 घंटा 45 मिनट बाद सूर्य ढलता है, लेकिन असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट पहले सूर्य ढल जाता है। वही आपको यहाँ बता रहा है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, द्वारका आप देखे होइएगा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, जहां हम गए भी हैं, मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी होगा जहां पे हम लस्सी खा रहे हैं, तो वहां पे आपको बताया गया है। आपको कहीं ना कहीं इसी के बारे में बताया गया। स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर का स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश है उसी को मानक समय माना गया है और उसी समय से सारे जगह का समय निर्धारित होता है। हम लोग को अगर भारत में किसी समय के लिए जैसे एक मानक पॉइंट माना गया है तो 82.5 डिग्री किसको, पूर्वी देशांतर को माना गया। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कहानी है, वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। आपको हम बताए थे कि 2 बजे वहां का अगर दोपहर में शुरू होगा तो यहाँ का क्या है, रात है। तो 2 बजे दोपहर में क्या होगा, शुरू होगा। तो अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे होगा। वहां का 2 बजे शुरू हुआ, यहाँ का कितना बज जा रहा है, 7:30 बजे शाम। तो मान के चलिए 2 बजे शुरू हुआ तो मैच मिनिमम 5 से 6 घंटा चलता है। तो वहां से रात का 8 बजेगा, 7 बजेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12:30, 1, 2 बज जाएगा। तो यही कह रहा है होगा देर रात्रि समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के 82.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है, तो जहां का यहाँ का समय ग्रीनिच समय के 5 घंटा